नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम उस घटना की गहराई में उतरेंगे जिसने आधुनिक दक्षिण एशिया का नक्शा ही बदल कर रख दिया। जी हाँ, 1947 का पार्टीशन। हम इसके ऐतिहासिक और मानवीय प्रभाव को बिल्कुल निष्पक्ष रूप से देखने वाले हैं, खास करके पंजाब और बंगाल के अनुभवों के जरिए, जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। तो चलिए इस बेहद जटिल इतिहास और इसके भयानक परिणामों को एक नए नजरिए से समझते हैं। इस चर्चा में हमारा सफर कुछ इस तरह रहेगा। पहले हम रैडक्लिफ रेखा के खींचे जाने की बात करेंगे, फिर चलेंगे पंजाब की उस शस्त्र अराजकता की तरफ, उसके बाद बंगाल का राजनीतिक विभाजन, दशकों तक चलने वाला विस्थापन और आखिर में इससे तबाह हुई अर्थव्यवस्थाओं को समझेंगे। तो शुरुआत करते हैं उस सेक फैसले से जिसने लाखों जिंदगियों को दो हिस्सों में बांट दिया, रैडक्लिफ रेखा। इस घटना का पैमाना समझने के लिए सबसे पहले हमें उस अफरा तफरी भरी टाइमलाइन को देखना होगा। 1947 की उन गर्मियों में सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि लाखों लोग एक अजीब और खतरनाक अनिश्चितता में फंस गए। सोचिए, आजादी की घोषणा तो हो गई थी, लेकिन सटीक सीमा रेखाएं कहाँ हैं, ये किसी को नहीं पता था। सत्ता तो बदल गई, पर किसका घर किस देश में पड़ेगा, इस पर पूरी तरह से पर्दा पड़ा था। और यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि बाउंड्री अवार्ड के नतीजे जानबूझकर 5 दिन देरी से बताए गए। क्यों? ताकि ब्रिटिश प्रशासन तुरंत भड़कने वाले विरोध से बच सके। लेकिन इस एक छोटी सी चूक ने आगे आने वाली हिंसा और घबराहट में आग में घी का काम किया। बिना किसी चेतावनी के रातों रात लाखों लोग अचानक गलत सरहद के उस पार फंस गए थे। अब अपना ध्यान पश्चिमी सीमा की तरफ ले चलते हैं और पंजाब के उस अनूठे, अत्यधिक सैन्यीकरण वाले माहौल को देखते हैं, जिसे शस्त्र अराजकता कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। यहाँ दस्तावेज और शैक्षणिक शोध जो कहानी बताते हैं, वो रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं। पंजाब में भड़की हिंसा कोई आम दंगे नहीं थे, ये एक सटीक और सुनियोजित अराजकता थी, जिसका हर एक आंकड़ा बड़े बारीकी से दर्ज किया गया है। दरअसल पंजाब में जो खून खराबा हुआ, वो किसी अचानक भड़की भीड़ का काम नहीं था। अकाली फौज, आरएसएस, मुस्लिम लीग नेशनल गार्ड और शहीदी जत्थे जैसे गुट इस हिंसा को प्लान कर रहे थे। ये पूरी तरह से हाईली ऑर्गेनाइज्ड निजी सेनाएं थीं, जिसमें सैन्य वेटरन्स थे और उन्हें बकायदा ट्रेनिंग मिली हुई थी। हर गुट पूरी रणनीति और हथियारों से लैस था। उस वक्त के ब्रिटिश गवर्नर एवन जेनकिंस ने बार बार ये वार्निंग दी थी कि सिख गुटों के पास एक भारी वित्त पोषित और पूर्व नियोजित योजना है। वो पुराने नरसंहारों का बदला लेने और अंग्रेजों के जाने के बाद अपने क्षेत्र को कब्जे में लेने की ताक में थे। लेकिन ये भी तय था कि जब तक अंग्रेज भारत से पूरी तरह चले नहीं जाते, सिख ऐसा कुछ नहीं करेंगे। लेकिन जैसे ही नई रेखा फाइनल हुई और 20 लाख सिख आबादी, जी हाँ, पूरे 2 मिलियन लोग और उनकी समृद्ध कृषि भूमि अचानक 2 हिस्सों में बट गई, तो मिलिटेंट गुटों ने एक बेहद क्रूर अभियान छेड़ दिया। उनका सीधा सा मकसद था ईस्ट पंजाब से मुसलमानों को बाहर खदेड़ना। इसका नतीजा ये हुआ कि आबादी का बेहद तेजी से दोनों तरफ एक खून से सना हुआ आदान प्रदान शुरू हो गया। अब चलिए थोड़ा पश्चिम से हटकर पूर्वी सीमा का रुख करते हैं। यहाँ हम बंगाल को एकजुट रखने की एक बेहद दिलचस्प पर आखिरकार विफल हो जाने वाली राजनीतिक कोशिश को समझेंगे। अगर हम उस दौर के आखिरी राजनीतिक दांव-पेच देखें, तो तस्वीर में 2 बिल्कुल अलग नजरिए दिखते हैं। एक तरफ सोहरावर्दी और बोस का यूनाइटेड बंगाल प्लान था, जिनका मानना था कि बंटवारे से दोनों ही तरफ भयंकर आर्थिक तबाही आएगी। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष का सख्त विरोध। 1946 के उन खौफनाक दंगों के बाद दरअसल विपक्ष के पास किसी भी संप्रभु राज्य को साझा करने भर का विश्वास बचा ही नहीं था। उन्हें यही डर खरा था कि ये कहीं एक वर्चुअल पाकिस्तान बनकर ना रह जाए। तो हुआ क्या? जमीनी स्तर पर समर्थन और केंद्रीय कांग्रेस कमेटी के आशीर्वाद के बिना ये योजना बुरी तरह फ्लॉप हो गई। सालों तक चले 2 नेशन प्रोपेगेंडा और दिलों में घर कर चुके सांप्रदायिक अविश्वास ने बंगाल के धार्मिक विभाजन को मुकम्मल कर दिया। बंगाल को एक रखने की वो आखिरी उम्मीद भी वहीं दम तोड़ गई। पंजाब और बंगाल के बीच एक सबसे बड़ा अंतर उनके मानवीय संकट के तरीके में था। बंगाल का दुख दर्द 1-2 दिन का नहीं, बल्कि दशकों तक चलने वाला एक सुलगता हुआ संकट था। यहाँ दोनों स्टेट्स का अंतर साफ दिखेगा। जहाँ एक तरफ पंजाब में कुछ ही वक्त के भीतर भारी सैनिकरण और हिंसा के बीच लाखों लोगों का 2 तरफा तबादला हो गया, वहीं दूसरी तरफ बंगाल में
धीमी आंच पर पक रहे सांप्रदायिक तनाव और लगातार बढ़ते आर्थिक दबाव ने इस पलायन को बहुत धीमा, लंबा और मुख्यतः एक तरफा बना दिया, जो 50 के दशक के बाद तक चलता रहा। ये डेटा पूरी सच्चाई को सामने रख देता है। ईस्ट बंगाल की लगातार राजनीतिक अस्थिरता ने अलग अलग दशकों में शरणार्थियों की विशाल लहरों को जन्म दिया, चाहे वो 1948 का हैदराबाद विलय हो या फिर 1971 का मुक्ति युद्ध। हर नई घटना के साथ वहां से विस्थापन की एक नई लहर शुरू हो जाती थी। 20 लाख 61,000। एक बार के लिए इस नंबर को महसूस कीजिए। 1951 की जनगणना आते आते ये चौंका देने वाली आबादी ईस्ट बंगाल के उन शरणार्थियों की थी जो अपना सब कुछ छोड़कर वेस्ट बंगाल आए थे। ये इतना बड़ा पलायन था कि इसने वेस्ट बंगाल के पूरे जनसंख्या के ढांचे को ही हिलाकर रख दिया। अब हम अपने विश्लेषण के आखिरी पड़ाव पर आते हैं, खंडित अर्थव्यवस्थाएं। हम ये समझेंगे कि एक जमीन जिसका आर्थिक इकोसिस्टम इतनी गहराई से जुड़ा था, उसे अचानक काट देने से सरहद के दोनों तरफ कितनी भारी आर्थिक घुटन पैदा हुई। यहाँ एक कॉन्सेप्ट आता है, संचय के बिना शहरीकरण, यानी बिना पूंजी के शहरों का बढ़ना। पंजाब में सरकारों ने खाली हुई जमीनों को एक्टिव तरीके से लोगों में बांटा था, लेकिन बंगाल में वहाँ शरणार्थियों को लगभग उनके हाल पर छोड़ दिया गया। नतीजा ये हुआ कि उनके पास आर्थिक पूंजी तो थी नहीं, पर शहर तेजी से बढ़ने लगे और कैलकाटा के आसपास भयानक गरीबी और स्लम्स का पूरा साम्राज्य खड़ा हो गया। अगर हम इस विभाजन की आर्थिक असंगति, इसकी एब्सर्डिटी को देखेंगे ना, तो हैरान रह जाएंगे। इस रैडक्लिफ लाइन ने एक ऐसा अजीब खेल खेला कि लगभग सारी जूट प्रोसेसिंग मिल्स तो भारत में रह गईं, लेकिन बेहतरीन क्वालिटी का जूट उगाने वाले सारे बड़े खेत ईस्ट पाकिस्तान के हिस्से चले गए। यानी खेत एक तरफ और उनकी कारखाने दूसरी तरफ। इससे बड़ा आर्थिक मजाक और क्या हो सकता था। और इतना ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के रातों रात बनने से सदियां पुराने व्यापारिक रास्ते अचानक बंद हो गए। पूर्वोत्तर भारत पूरी तरह से अलग थलग पड़ गया। चित्तगांव पोर्ट से रास्ता क्या टूटा, असम का फलता फूलता चाय और लकड़ी उद्योग तबाह हो गया। अब सामान को ऐसे घुमावदार और लंबे रास्तों से ले जाना पड़ता था कि क्षेत्रीय उद्योगों की पूरी तरह से कमर ही टूट गई। तो कुल मिलाकर निष्कर्ष क्या निकला? 1947 में मेज पर बैठकर लिए गए इन फैसलों ने ऐसी व्यवस्थित विफलताओं और टकरावों का बीज बोया जो आज तक पूरे उपमहाद्वीप में अपनी जड़ें जमाए बैठे हैं। फिर चाहे वो वेस्ट बंगाल की आर्थिक गिरावट हो, त्रिपुरा के आबादी बदलावों की वजह से हुआ हिंसक विरोध हो, या बांग्लादेश में लाखों स्टेट लेफ्ट शरणार्थियों का संकट, इस विभाजन का असर आज भी हमारे इर्द गिर्द साफ महसूस किया जा सकता है। इन सभी बातों और तथ्यों को गहराई से देखने के बाद खुद से एक सवाल जरूर पूछिएगा, क्या नक्शे पर जल्दबाजी में खींची गई एक लकीर कभी भी किसी साझा इतिहास को सच में बांट सकती है? ये विश्लेषण एक बेहद दुख दर्द भरी सच्चाई सामने लाता है कि उस क्षेत्र के मानवीय और आर्थिक रिश्ते इतने गहरे थे कि उन्हें महज एक नक्शा नबीस की कलम से कभी मिटाया ही नहीं जा सकता था। उम्मीद है इस चर्चा ने आपको इस ऐतिहासिक घटना को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने पर मजबूर किया होगा।